हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर आरपी सिंह हूँ। मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स के कठिन से कठिन चैप्टर को बखूबी आसानी से समझ पाते हैं और मेरी यह कोशिश भी रहती है कि मैं उनको सरल तरीके से समझा सकूँ। तो अब बारी आपकी है और इसलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अभी तक हम लोग जो है रे ऑप्टिक्स के सेगमेंट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन में प्लेन रिफ्रैक्शन, स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन, TIR, क्रिटिकल एंगल, इन सब चीज़ों को हमने रिवाइज किया था विद इन टाइम लिमिट। अब जो है जो रिफ्रैक्शन है हम बात करेंगे, अब स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। अभी तक हम रिफ्रैक्शन में जो बात कर रहे थे दैट वाज प्लेन रिफ्रैक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन जो है, जैसे मान लो कि यहाँ पे स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में जैसे मान लो कि कोई ये सरफेस बाउंड्री है जो कि दो मीडिया को जो है सेपरेट कर रही है, N1 और N2 को, है ना। N1 और N2 को यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रे जो है ऐसे इंसिडेंट हो रही है। मान लेते हैं कि जो ये स्फेरिकल सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, R इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो डिस्टेंस हम दिखाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए इस पोल से, दैट इज़ U। तो क्या रिलेशन होता है? जो रिलेशन होता है दैट इज N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R, है ना। ये चीज़ें जो है साइन कन्वेंशन वही चीज़ है। N2 N1 के बारे में हमने पहले भी बात करी थी। N2 वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच इज ट्रैवलिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन, और N1 जो है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फ्रॉम विच रे इज ट्रैवलिंग फॉर रिफ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पर जो है N2 N1 U V R साइन कन्वेंशन की बात हम पहले ही कर चुके हैं। साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज़ करते हैं, तो सिंपली इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है वह हम स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के लिए करते हैं। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है कि फिगर शोज अ स्फेरिकल कैविटी इन अ सॉलिड ग्लास ब्लॉक। ये जो ग्लास है, ये जो ब्लॉक है क्यूबिक ब्लॉक है, और इसमें जो कैविटी है ना, द कैविटी इज फिल्ड विथ अ लिक्विड एंड फ्रॉम आउटसाइड यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, सीज द डिस्टेंस AB। ये जो AB यहाँ से लेकर के ये वाला डिस्टेंस जो है, ये AB डिस्टेंस को वह ऑब्जर्व कर रहा है। ये A है और ये B है, which is the diameter of the cavity and it appears as infinitely large to the observer if refractive index of the liquid is μ1। यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कैविटी के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और जो ग्लास का है वो μ2 है। तो हमें बताना है कि क्या जो μ1 और μ2 का जो रेशियो है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है, वह कितने के बराबर होगा। देखो क्या इसमें क्या हमको करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए कि अगर B का इमेज अगर इनफाइनाइट पे बने, B A इज क्लोजर, अगर B का इनफाइनाइट पर इमेज बनेगा ड्यू टू स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, देन द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ AB दैट विल बी इनफाइनाइट। तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ AB द इमेज ऑफ B should be formed at infinite
है ना। और अगर ऐसा है तो इनफाइनाइट के लिए यहाँ से जो है ये ऑब्जर्वर से कितनी दूरी पे है, इसको हम जब डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। ये जो है डिस्टेंस, इसका अगर रेडियस हम r माने, इसका रेडियस हम कितना मान लें r, तो AB का लेंथ जो होगा दैट इज 2r। तो ऑब्जर्वर से इसकी दूरी हम कितना ले लेंगे, ऑब्जेक्ट की मतलब B जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी कितनी ले लेंगे, 2r। और इनफाइनाइट तो हम स्फेरिकल रिफ्रैक्शन से जो फॉर्मूला लिखेंगे वह ये लिखेंगे कि μ2/v n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो v जो है कहाँ पे बन रहा है, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे बन रहा है तो ये टर्म जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 0। और n2 यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, n2 अगर देखें तो लिक्विड से ग्लास में जा रही है, यह जो रे यहाँ से जाएगी, ये रे जो जा रही है ऑब्जर्वर की आई में, वह क्या होगा, अगर ध्यान से देखें तो वह ऐसे जा रही है ना। तो लिक्विड से एयर में जा रही है, इसका मतलब ये है कि n2 जो होगा वह μ2 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं μ2/v बराबर क्या लिख लेंगे, सॉरी v इक्वल्स टू इनफाइनाइट, v इक्वल्स टू इनफाइनाइट माइनस n1 जो होगा दैट विल बी μ1, और u की जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे, u कितना दूर है, यहाँ से अगर देखें तो u कितना दूरी हो जाएगी, ये क्या इसको -2r लिख लें, कितना हो जाएगा -2r, क्योंकि इस सरफेस से दूरी मेजर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से दूरी जा रही है, तो r तो इधर तो निगेटिव साइन हो जाएगा, इधर पॉजिटिव साइन हो जाएगा, सरफेस से मेजर करते हैं ना। तो ये वैल्यू जो होगी n2 जो होगा वह क्या हो जाएगा, n2 जो है μ2 है माइनस μ1/r की वैल्यू यहाँ पर जो रखेंगे r, अब इसके लिए क्या होगा, r विल बी माइनस रिटेन एज -r। तो सिंपली हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस करा रहा है कि हमको कैसे साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हुए चीज़ों को, तो ये वैल्यू जो होगी वह कितनी हो जाएगी, 0। और ये वैल्यू जो है यहाँ पर देखें तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि μ1/2 इक्वल्स टू, माइनस ऊपर है तो उसको लिख सकते हैं μ1 माइनस μ2/r। माइनस r था तो उसको हमने साइन को इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो कितना हो जाएगा, μ1 माइनस μ2/r। इसको कैलकुलेट कर ले, सॉरी ये -1 है ना, r तो कैंसिल आउट हो गया है तो 1 हो गया, ये सिंपली इतना ही रह जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2μ1 माइनस 2μ2 इक्वल्स टू μ1 होगा ना। इसको इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, μ1 इक्वल्स टू 2μ2 एंड दिस इम्प्लाइज दैट μ1/μ2 इक्वल्स टू 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को करें। अ क्वार्टर सिलेंडर ऑफ रेडियस r, है ना, इसका रेडियस जो है r है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका रेडियस जो है दैट इज r और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 है ना, is placed on a table. A point object P is kept at a distance mr. ये जो P है ऑब्जेक्ट है, इसकी दूरी जो है इस सरफेस से कितनी है, mr है,
कितनी है, mr। अगर हम यहाँ पे सिचुएशन की बात करें, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो सरफेस है 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये जो सरफेस है प्लेन रिफ्रैक्शन को दिखा रहा है, यहाँ पर जो होगा स्फेरिकल रिफ्रैक्शन होगा। प्लेन रिफ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं कि इमेज की दूरी जो होती है इस प्लेन सरफेस से, दैट इज d डैश विच इज नोन एज अपरेंट डिस्टेंस, एंड रियल डिस्टेंस d शुड बी इक्वल टू n2 बाई n1, ये हम जानते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमको इस प्लेन सरफेस से बनने वाला जो इमेज है उसकी दूरी हमको कौन बताएगा, d डैश। तो d डैश निकालने के लिए हम लिख लेंगे कि d डैश इज इक्वल टू, देयरफॉर d कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की दूरी दिया हुआ है mr, कितना, mr। n2 की वैल्यू हम क्या लेंगे, n2 देखो रे एयर से कहाँ पे ट्रेवल कर रही है, इस सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए वह 1.5 में, इसलिए n2 जो होगा दैट विल बी 1.5 and n1 therefore will be equal to 1 and therefore d dash will be equal to 1.5 mr, या इसको हम लिख सकते हैं 3/2 mr। दिस इज द डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर जो है इमेज, जो इस सरफेस से जो इमेज बना वह कुछ ऐसे है, रे जो है ऐसे जा रही है, ऐसे, है ना, और यहाँ पर कहीं इमेज बन रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, और ये दूरी जो है यहाँ से इस सरफेस से ये दूरी जो है दैट इज इक्वल टू 3/2 mr, है ना। अब सरफेस कौन सा आ रहा है, दूसरा रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के लिए हम जो रिलेशन है उसको यूज़ कर लेंगे, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। इसको हमने लिख लिया। n2/v अगर ध्यान से देखें तो ये बोल रहा है कि जो इमर्जेंट रे है, यानी कि इसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन हुआ उसके बाद रे पैरेलल हो गई, यानी कि इमेज जो है वह कहाँ पे बन रहा है, इनफाइनाइट पे। कहाँ पे बन रहा है, इनफाइनाइट पे, है कि नहीं। और इनफाइनाइट पे अगर बन रहा है तो हम रिलेशन यूज कर सकते हैं। कैसे हम, तो v बराबर हम क्या लिख लेंगे, 0। अच्छा, यहाँ पर जो है n2 को लिख लेते हैं कि n2 बराबर होगा कितना, तो n2 जो है देखो इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ से n2 मतलब रे जो है यहाँ इस सरफेस से इधर जा रही है 1 में, और कहाँ से जा रही है 1.5 से, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि n2 जो होगा दैट विल बी 1 एंड n1 इज इक्वल टू 1.5 एंड u की वैल्यू जो होगी, u कितना होगा इस सरफेस के लिए, u कितना होगा। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो रे है इन यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यह रे कहाँ से आती हुई लग रही है, यहाँ से, यानी कि दिस इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय दिस प्लेन सरफेस इज नाउ ऑब्जेक्ट फॉर दिस स्फेरिकल सरफेस, है ना। तो इस स्फेरिकल सरफेस से इस इमेज की दूरी जो है कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3/2 mr है, और यहाँ तक कितना है, r है। तो इसको लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, 3/2 mr प्लस r, है ना। और चूंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखें तो इधर है, तो ये वाली चीज़ें जो होंगी दैट विल बी निगेटिव, तो माइनस साइन यहाँ पर हम असाइन कर देंगे, तो ये साइन यहाँ पर हमने लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3/2 m प्लस 1 इंटू r, दिस इज u। अब इसको यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, v बोल रहा है कि पैरेलल हो जा रही है रे, तो v जो है दैट इज इनफाइनाइट, तो अब यहाँ पर रख लेते हैं कितना, 1/इनफाइनाइट माइनस n1 जो है दैट इज कितना है 1.5, और u कितना है माइनस टाइम्स 3/2 mr प्लस 1, सॉरी m प्लस 1 इंटू r, ये हमने लिख लिया।
इधर का रिलेशन लिख लिया। अब यहाँ पर n2 जो है कितना है, n2 1 है, n1 जो है -1.5 अपॉन r की वैल्यू जो है r, देखो r इसके लिए क्या होगा, r पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये r की वैल्यू जो है पॉजिटिव हम रखेंगे कि निगेटिव। तो देखो r इधर है, सेंटर तो इधर है और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, तो इससे इधर वाली जो जितनी भी क्वांटिटीज होंगी दैट विल बी निगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -r, तो ये r और r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो माइनस यहाँ पर जो होगा दैट इज -0.5 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 1.5 अपॉन 1.5 m + 1 इज इक्वल टू 1/2। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.5 m + 1, और इसको इधर ले आए तो देयरफॉर 1.5 m इज इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 अपॉन 1.5 एंड दैट इज इक्वल टू 4/3। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m विल बी 4/3। आई होप यही आंसर आया होगा आप लोगों का। अगर साइन कन्वेंशन, इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमको मोर देन वन स्टेप में इसको बार बार यूज़ करना होता है ना, मल्टीपल टाइम्स हमको साइन कन्वेंशन यूज़ करना होता है। तो उसमें सावधानी अगर बरतें तो फिर इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है। नाउ ये जो लेंसेज हैं, हम अब बात करें अगर लेंस की, है ना, तो लेंस होता क्या है, लेंस हम उसको बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं जिसमें कि वन टाइम टू टाइम्स रिफ्रैक्शन हो, टू टाइम्स रिफ्रैक्शन हो, है ना, और उसमें एटलीस्ट वन टाइम स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हो, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हो, है ना। तो जहां भी ऐसा हमको दिखेगा कि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन उसमें से कम एक बार जो है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हो रहा है, दैट सिस्टम इज नोन एज लेंस। तो अगर मैं बोलूं कि बताएं कि क्या यह लेंस है, क्या यह लेंस है, क्या यहां पर मैं बोलूं, देखो ये जैसे मान लो कि ये एयर है, ये म्यू है, ये भी एयर है ना, तो यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन तो होगा, है ना, और एक बार जो है क्या हो रहा है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। क्या ये लेंस है, क्या ये लेंस है, यस ये भी लेंस है। ऐसे लेंसेस को, क्या ये लेंस है, ये भी लेंस है, क्या ये लेंस है, ये भी लेंस है, क्योंकि एक बार जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हो रहा है, और 2 बार इस रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर जो थिकनेस है लेंस की, ये जो टी थिकनेस है ना, ये टी थिकनेस जो है, और यहाँ पर जो थिकनेस है टी, ये थिकनेस यहाँ पर जो है, इसको हम बोलते हैं थिन लेंसेज। क्या बोलते हैं, थिन लेंसेज, है ना, क्या बोलेंगे, थिन लेंसेज। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं थिक लेंसेज। अंतर क्या है, अंतर क्या है, अंतर ये है, दोनों लेंस सिस्टम है, बट अंतर ये है कि द थिकनेस ऑफ थिन लेंसेज आर नेग्लिजिबल। इनको हम नेग्लिजिबल की तरह लेते हैं, ये नेग्लिजिबल होते हैं, थिकनेस जो होता है दैट इज नेग्लिजिबल। अगर थिकनेस नेग्लिजिबल हो तो उस लेंस को हम लोग थिन लेंसेज बोलेंगे। और थिन लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं,
लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और 1/f जो होता है दैट इज म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। है ना, ऐसा हम लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, यहां से ये चीज जो है बार बार हमको, ये जो चीज है 1/f है ना, अगर फोकल लेंथ दिया हो तो डायरेक्ट हम इस रिलेशन को यूज करके इमेज की पोजीशन को जान सकते हैं। बट अगर फोकल लेंथ ना दे करके रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करा गया हो, तब हम इस रिलेशन को यूज करके पहले फोकल लेंथ निकालेंगे और फिर हम इमेज की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर जो है, ये अगर चीज़ देखें तो यहाँ पे है ना, ये वाली चीज़, ये हम 1/f इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हम तभी यूज करते हैं फॉर दिस लेंस अगर यहाँ पर म्यू है ना, और ये जो है म्यू सराउंडिंग है, तो दोनों तरफ अगर सराउंडिंग मीडियम का दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, है ना। अगर दोनों तरफ सराउंडिंग मीडियम सेम हो तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर सराउंडिंग मीडियम सेम ना हो तो फिर हम क्या करेंगे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये क्वेश्चन एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज कट अलोंग अ लाइन AB। ये एक जो है कन्वर्जिंग लेंस है, इस कन्वर्जिंग लेंस को लाइन AB के अलोंग जो है कट कर दिया गया है, मतलब इतना पोर्शन जो है कट करके निकाल दिया गया। और डायमीटर इसका बोल रहा है कि जो डायमीटर है ना, दैट इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। द पार्ट ऑफ लेंस shown shaded in the diagram is now used to form the image of point P placed 30 सेंटीमीटर अवे। ये जो 2 सेंटीमीटर का हाइट का ये जो है ना, ये वाला लेंस जो है, इसको हमने क्या किया, अब यूज कर रहे हैं टू फॉर्म द इमेज। देन फाइंड आउट, देन क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंगली जो है इसमें बोल रहा है कि जो इमेज बन रहा है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेंस, द इमेज ऑफ P विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या आंसर होगा, फाइंड आउट। इसको करने से पहले कुछ चीज़ें जो है आपको दिमाग में रखनी है। क्या चीज़? कि कोई लेंस है अगर, है ना, इस लेंस को along द प्रिंसिपल एक्सिस या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम अगर कट करें तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। इसको बोलते हैं पैरेलल कटिंग, है ना। व्हेन लेंस इज कट along principal axis which is also known as parallel cutting, then its focal length is not changed, remains
अनचेंज्ड, है ना। बट अगर हम लेंस को परपेंडिकुलर कट करें, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसको हम वो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर कटिंग। परपेंडिकुलर कटिंग, यह कटिंग केवल लेंस में होता है, पैरेलल कटिंग मिरर और लेंस दोनों में होता है, और दोनों ही मिरर और लेंस में जब पैरेलल कटिंग करते हैं तो उनके फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। बट अगर परपेंडिकुलर कटिंग करें विच इज़ ओनली इन द लेंसेज, विच इज़ ओनली यूज्ड इन द लेंसेज, तो परपेंडिकुलर कटिंग करने पर यहाँ पर जो होता है क्या हो जाता है, देखो ऐसा हमको दो सिस्टम ऑफ लेंसेज मिलेंगे, है ना। तो इन दोनों का अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें तो क्या हो गया, चेंज हो गया, इसलिए इसका फोकल लेंथ जो होता है वो क्या हो जाता है, फोकल लेंथ चेंजेस हो जाता है, फोकल लेंथ चेंजेस, फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। तो इसको ध्यान में रख करके इसको करें। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब पैरेलल कटिंग या परपेंडिकुलर कटिंग करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है लेंस का, वह जो होता है वो चेंज नहीं होता, यानी कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी, जो मिड पॉइंट से पास करेगी, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, है ना, ये इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। लेकिन लेंस को तो यहाँ पे ऐसे रख दिया गया है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और यह जो दूरी है, ये जो दूरी है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये कौन सी लाइन मैंने ड्रॉ की है, प्रिंसिपल एक्सिस की, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा ए बी पॉइंट से, ए बी लाइन से 0.5 सेंटीमीटर नीचे रहेगा, है ना, और यह कट करने से इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस जो है वह कौन सी पॉइंट है, क्या एक्स वाई लाइन है, नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस जो है उससे 0.5 सेंटीमीटर नीचे है। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर पे नहीं रखा हुआ है ना। तो इसको हम अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट माने जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, तो यहाँ पे जो है अगर ध्यान से देखें तो इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर 4 लेंसेज, यहाँ से हम लोग इसको डिराइव करके लिखते हैं कि 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F, है ना। तो यहाँ से ये आ जाता है कि V जो होता है दैट इज UF अपॉन U प्लस F। कैलकुलेशन के लिए ये चीज़ याद हो अगर, तो हम एक स्टेप आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। U की वैल्यू इसमें क्या है, अगर U देखें तो U जो है दैट इज -30 सेंटीमीटर, कितना है, -30 सेंटीमीटर। और अगर देखें इसमें फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ जो होता है पॉजिटिव एंड दैट इज 20 सेंटीमीटर, कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो हम V के लिए U और F चाहिए, तो V निकाल सकते हैं। तो V बराबर U की जगह पे क्या रखेंगे, -30, F की जगह पे क्या रखेंगे, 20 सेंटीमीटर अपॉन -30 प्लस 20। अगर ये देखें तो ये कितना हो जाएगा, -30 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन -10, है ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ गया, +60 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो है +60 सेंटीमीटर, मतलब इधर कहीं लेंस के इधर साइड में, ये तो निगेटिव साइड है, इस साइड में कहीं इमेज बनेगा। अब इमेज जो बना दैट इज, अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर ये XY लाइन है और यहाँ पर जो है लेंस को रखा हुआ है, लेकिन ये जो लाइन है
ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इससे रे जो है ऐसे जाएगी, है ना, और इमेज जो होगा कहीं इधर जो है 60 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा, है कि नहीं। बट इमेज जो बनेगा, अगर देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना, तो इसका हाइट कितना है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये हाइट कितना है इसका 0.5। अरे यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, गैप कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की दूरी हम कितनी मान सकते हैं, हाइट कितनी मान सकते हैं 0.5। तो जो मैग्निफिकेशन होता है लेंस में दैट इज़ v/u, और v जो है दैट इज़ +60 और u जो है दैट इज़ -30, and therefore magnification will come out to be -2, and therefore height of image is 2 times, यानी कि इसका अगर 0.5 है तो 1 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से। कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी कि ये जो है ऐसा इमेज जो है कहीं यहाँ पे फॉर्म होगा, इमेज जो है कहीं यहाँ पे फॉर्म होगा जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस से दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन्वर्टेड है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो यह इमेज जो है जो फॉर्म होगा नीचे होगा, और 2 टाइम्स है तो 1 सेंटीमीटर लेंथ होगा। ऑलरेडी यह लेंथ कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बना वह कहाँ पे बन रहा है, क्या एक्स वाई लाइन से 1.5 सेंटीमीटर नीचे बन रहा है? यस। तो इसको देखो कहीं ऑप्शन है, यस 1.5 सेंटीमीटर बिलो एक्स वाई, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। चलो इसको करो। एन ऑब्जेक्ट O is kept in air in front of a thin plano convex lens of radius of curvature 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका दैट इज r = 10 सेंटीमीटर है ना। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2। इस ये जो लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका 3/2 है। एंड द मीडियम टुवर्ड्स राइट ऑफ द प्लेन सरफेस इज वाटर। ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। कितना है 4/3। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस x ऑफ द ऑब्जेक्ट सो दैट रेज बिकम पैरेलल फाइनली, यानी कि यहाँ से रेज जो है रिफ्रैक्शन हो और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये पैरेलल हो जाए, ऐसे पैरेलल हो जाए। अब एक चीज़ जो है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की अगर बात करें तो जैसे मान लो कि लिख लो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जैसे मान लो कि यहाँ पर इस तरह के लेंसेज हैं, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो है μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है ना। इधर μ है और इधर जो है इधर ये इसका चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। मान लो कि ये μ1 है और इधर जो है μ2 है ना। ये मान लेते हैं कि μ3 है, μ4 है और ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ5 है। 3 अलग अलग लेंसेज जो हैं वो क्या किए गए हैं, कंबाइन किए गए हैं। हमको क्या करना है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। जैसे मान लो कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसका जो है r2 है, इसका जो है ये वाला जो है दैट इज r3 और इसका जो होगा प्लेन है तो r =
इनफाइनाइट होगा, है ना। तो ये तीन जो हैं लेंसेज को हमको एक लेंस सिस्टम से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि रे जो है, ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा हुआ है तो रे ऐसे जाएगी तो कहाँ पे ये इमर्ज होगी, म्यू2 में। यह रे जो यहाँ से चली इंसिडेंट रे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे। यह इंसिडेंट रे इधर से चली तो यहाँ पे कहीं इमर्ज होगी, इमर्जेंट रे इसको बोल रहे हैं, है ना। फाइनली लेंस है ना, वो तो रिफ्रैक्ट होकर के जाएगी तो इधर ही जाएगी रे, ऐसा तो नहीं होगा रिफ्लेक्शन कहीं हो रहा है, तो इधर जा रही है रे। तो हम चाह रहे हैं कि इधर जो इंसिडेंट रे है ना, तो उसके लिए हम फोकल लेंथ लिखना चाह रहे हैं। तो जब फोकल लेंथ लिखेंगे तो जिधर इमर्जेंट रे, जिस मीडियम में इमर्जेंट रे होती है उसको, उसके रेस्पेक्ट में हम लिखते हैं μ2/f। कहाँ पे इमर्जेंट हो रही है, μ2 में, तो हम क्या लिख लेंगे, 1/f की जगह पे अब क्या लिखेंगे, μ2। एयर रहता है तो क्या लिखते थे, 1/f, बट अब क्या लिखेंगे, μ2/f। और μ2/f बराबर हम क्या लिखेंगे, कैसे लिख रहा हूँ उसको समझो। यहाँ से हम फोकल लेंथ लिखना चाह रहे हैं इक्विवेलेंट लेंस का। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस थ्री लेंसेज। तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से जो है, अब देखो ये कितना है, अब यहाँ पे पहले रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, μ3 माइनस μ1। क्या लिख लिए, μ3 माइनस μ1 अपॉन इसका रेडियस जो है r1 जो है, देखो इधर होगा सेंटर, इस सरफेस के लिए सेंटर इधर होगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लिख लेंगे r1 प्लस यहाँ पर जो है ये अब आ जाते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, इस सरफेस के इधर जो है μ4 है, इधर क्या है μ3 है, तो लिख लेंगे μ4 माइनस μ3 अपॉन यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2, बट इसका सेंटर इधर होगा तो लिख लेंगे माइनस r2 प्लस, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो हो रहा है इसके इधर जो है μ5 है, इधर क्या है μ4 है, तो लिख लेंगे μ5 माइनस μ4 अपॉन ये जो है इसका सेंटर इधर होगा तो r3। यहाँ पर जो है ये प्लेन है, तो प्लेन सरफेस में अगर देखें तो इधर कितना है, इस प्लेन सरफेस के इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और प्लेन सरफेस के उधर μ5 है, तो माइनस μ5 अपॉन क्या हम लिख लेंगे, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, r बराबर इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो कहीं भी प्लेन सरफेसेज हो तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अपने आप वैनिश्ड हो जाएगा। तो F इक्विवेलेंट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दैट मीडियम इन विच रेज आर फाइनली इमर्जिंग। अगर मुझे मान लो कि इधर से मुझे इंसिडेंट रे लेना हो, अब मैं इधर से इंसिडेंट रे ले रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो ये इंसिडेंट रे होगी, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे जो है अगर लिखना हो तो मुझे क्या लिखना चाहिए। अब इमर्जेंट रे जो होगी वह तो इधर होगी, ये होगी इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे ये होगी। तो अब मुझे फोकल लेंथ जो हो लिखेंगे वह क्या लिखेंगे, μ1/f इक्विवेलेंट, है ना। इमर्जेंट किस में हुई, μ1 में, तो μ1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, देखो अब यहाँ से ये प्लेन सरफेस है, ना लिखें, लिख भी लें, लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो होगा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं इसके और इसके, तो यहाँ पर रे जो है μ4 में जा रही है, कहाँ से, μ5 से, तो हम लिख सकते हैं कि μ4 माइनस μ5 अपॉन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर, बस सेंटर इधर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस r3। क्या हो जाएगा, माइनस r3 प्लस, अब किस में से जा रहा है, r2 में रिफ्रैक्शन होगा, तो क्या लिखेंगे, μ3 माइनस μ4 अपॉन r2 को अगर देखें तो उसका सेंटर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है,
तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज R2 प्लस, और क्या लिखेंगे, अगर ध्यान से देखें तो अब रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा, इस सरफेस पर, उधर कितना है μ1 माइनस μ3, μ1 माइनस μ3 अपॉन कितना हम लिख लेंगे, रिफ्रैक्टिव उसका सेंटर इधर है तो माइनस R1। अरे होगा कि नहीं। तो एक बात समझो, यहाँ पर ये जो लेंसेज हैं उनका सराउंडिंग मीडियम μ1 μ2 यानी कि डिफरेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि सराउंडिंग मीडियम दोनों तरफ सेम हो। सराउंडिंग मीडियम अगर सेम होगा तो हम किधर से भी इंसिडेंट रे लें, फोकल लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर यह कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा तो कन्वर्जिंग है, मतलब चाहे हम इंसिडेंट रे इधर से ले चाहे इधर से ले। बट अगर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं तो हम हर एक अलग अलग सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में जब लिखेंगे तो फोकल लेंथ जो होगा दोनों केस में, यानी कि इधर से इधर अगर इमर्जेंट रे है तो जो फोकल लेंथ लेंगे, और इधर जो इमर्जेंट रे है तो जो फोकल लेंथ लेंगे, उस केस में दोनों फोकल लेंथ डिफरेंट होंगी। तो ये ध्यान रखना है कि इफ द सराउंडिंग मीडियम ऑफ द सिस्टम ऑफ लेंसेज आर सेम देन फोकल लेंथ डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एंड इफ the direction, if the refractive index of surrounding medium is different, therefore the focal length will changes accordingly to the direction of incident ray, यानी कि वह incident ray की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर जो है हम अगर देखें तो यहाँ पर हमको लिखना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। हमको क्या करना है कि यहाँ पर सिंपली हमको इक्विवेलेंट एक लेंस ले लेना है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये एक स्लैब की तरह है ना। तो हम लिख लेते हैं, प्लेन सरफेसेज है, रिफ्रैक्शन ही तो हो रहा है, तो लिख लेते हैं। हम फोकल लेंथ अगर लिखेंगे यहाँ पर तो कहाँ पे रे जो है इमर्जेंट हो रही है, 1 में इधर एयर है तो इधर रे जो है इमर्ज हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे 1/f इक्विवेलेंट ऑफ दिस होल सिस्टम। अगर हम रिप्लेस करना चाहें एक लेंस से तो वह कैसे लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, ये इसका यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और इधर कितना है 1 है, तो लिख लेंगे 3/2 माइनस 1 अपॉन, या 3/2 को हम लिख लेते हैं 1.5, क्या लिख ले 1.5 माइनस 1 अपॉन, इसका सेंटर किधर है राइट साइड में, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10 है, तो प्लस 10 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे प्लस 10। बोलो अब ये देखो प्लेन सरफेस है तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, ये भी प्लेन सरफेस की तरह है, तो यहाँ पर भी जो होगा कितना आएगा 0 आएगा। तो यानी कि 1/f इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.5 अपॉन 10, यानी कि ये वैल्यू जो होगी 1/20 सेंटीमीटर के बराबर होगी। कितनी हो जाएगी 1/20 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ लेंस रिमेन सेम कब बोल रहा हूँ, जब दोनों तरफ सराउंडिंग मीडियम जो होगा सेम होगा। तो तुम चाहे इधर से इंसिडेंट रे लो चाहे उधर से इंसिडेंट रे लो, है ना। देखो इधर भी जो है सराउंडिंग मीडियम क्या है एयर है, उधर भी क्या है एयर है, तो तुम चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, ये सिस्टम का जो नेचर आएगा वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पर डिपेंड नहीं करेगा अगर सराउंडिंग मीडियम सेम है तो। लेकिन अगर डिफरेंट हैं तब उसका नेचर जो होगा चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि इधर से इंसिडेंट रे लें तो कन्वर्जिंग लाए, उधर से इंसिडेंट रे लें तो डाइवर्जिंग आए। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट अगर मीडिया हो अबाउट द सिस्टम ऑफ लेंसेज तो उस केस में चेंजेस नेचर विल बी चेंजेस। तो यहाँ पर एफ इक्विवेलेंट जो आ गया वह कितना आ गया, एफ इक्विवेलेंट जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर। देखो कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुआ है, सब सही तो है। अब ये बोल रहा है कि कितना दूरी हो, है ना, ये बोल रहा है कि कितनी दूरी हो,
इस ऑब्जेक्ट, ये दूरी पूछ रहा है x, कि ये x कितना हो कि ये रे पैरेलल हो, है ना। तो अब वही बात है कि एक लेंस ले लिए, है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, है ना। इसको रिप्लेस कर दिए इससे। अब यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यह दूरी जो है x है, तो बोल रहा है कि यहाँ से रे जो जा रही है वह रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, ऐसा। तो यह तभी हो सकता है जब यह ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा हुआ हो, फोकस पे। और यह कौन सा फोकस कहलाता है, ये कौन सा फोकस कहलाता है ना। तो यहाँ पर जो है इसको हम लिख सकते हैं। तो कितना होगा फोकल लेंथ, यानी कि डिस्टेंस जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। A liquid of refractive index 1.33 is placed between two identical plano-convex lenses with refractive index 1.50, है ना। Two possible arrangements of P and Q are shown in the figure. The system is divergent in, मतलब सिस्टम P और Q सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि उनका नेचर क्या है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, क्या है। इसको कैसे हम निकालेंगे, फोकल लेंथ से। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा तो कन्वर्जिंग होगा, और फोकल लेंथ अगर निगेटिव आया तो डाइवर्जिंग होगा। तो इस सिस्टम ऑफ लेंसेज का हम क्या निकाल लें, फोकल लेंथ निकाल लें। फाइंड आउट फोकल लेंथ कितना निकालेंगे, इसको हम लिख लें, है ना। दोनों तरफ मीडियम सेम है तो किधर से भी इंसिडेंट रे ले सकते हैं, किधर से भी इंसिडेंट रे ले लें, इधर से ले लें, यहाँ भी इधर से ले लें इंसिडेंट रे। तो इसके लिए लिख लेते हैं। इसके लिए अगर लिखें तो देखो ये प्लेन सरफेस है, इधर 1 है, और ये जो बोल रहा है कि ये 1.5 है, ये 1.33 है, ये 1.5 है ना। तो रेडियस जो है हम मान लेते हैं कि r है, ये भी r है, तो ये भी क्या होगा r है ना। सबको r मान लेते हैं, ये r है, ये भी कितना है r है, ये कितना है 1.5, ये कितना है 1.33, ये कितना है 1.50, है ना। तो इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से लिख लेते हैं 1/f इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट इसका लिखें तो कितना लिखेंगे 1.33 माइनस 1.50 अपॉन इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका सेंटर जो होगा इधर होगा, यानी कि माइनस r, है ना। यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस यहाँ पर जो होगा क्या होगा 1.50 माइनस 1.33 अपॉन इसका रेडियस सेंटर जो होगा उधर होगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो प्लस r लिख लेंगे। इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.717 अपॉन r, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 0.17 अपॉन r, यानी कि ये वैल्यू जो हो जाएगी 0.34 अपॉन r आ जाएगा। दिस इज 1/f इक्विवेलेंट एंड देयरफॉर f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/0.34। कुछ भी हो, यहाँ पर जो है क्या r जो है साइन के साथ रखे हैं, ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब कि यह सिस्टम ऑफ लेंस जो है वह कन्वर्जिंग होगा। क्या होगा, कन्वर्जिंग। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर देखें तो फिर से यहाँ पर जो होगा ये क्या है, प्लेन है, 0 आएगा। इस सरफेस के लिए देख लेते हैं तो 1/f, इमर्जेंट तो रे इधर ही होगी, तो 1/f लिख लिए, बराबर क्या लिखेंगे 1.33 माइनस 1.50 अपॉन इसका रेडियस सेंटर जो है इधर होगा, दैट इज माइनस r, प्लस यहाँ पर ये फिर से 0 हो जाएगा,
तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर 1 है, इधर 1.5, तो 1 माइनस 1.5 अपॉन इसका सेंटर जो है माइनस हो जाएगा, तो माइनस r। इसको एक बार कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, 0.17 बाई r प्लस माइनस 0.5 है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये माइनस हटा दिए, तो यहाँ पर जो होगा 0 कितना आ जाएगा, 5 अपॉन r। क्या इधर वाली क्वांटिटी जो है 1/f, क्या यह फिर से एक बार पॉजिटिव आई? यस। इसका मतलब ये है कि जो इक्विवेलेंट लेंस होगा दैट इज ऑल्सो कन्वर्जिंग। चूंकि दोनों तरफ मीडियम सेम है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों सिस्टम P और Q जो होंगे, दोनों सिस्टम जो होंगे वो क्या होंगे, कन्वर्जिंग होंगे। तो कौन सा नेचर होगा, ये C, कन्वर्जेंट इन बोथ सिस्टम ऑफ लेंसेज विल बी कन्वर्जेंट। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं, उसको करके आना है, कर लीजिएगा, है ना। और टाइम मिलेगा तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। और ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं इनको देखिए और इनको करके आना है ना। स्लाइड जो है पॉज करके आप क्वेश्चन जो है देख लेंगे। ये एक क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। ये भी क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूंगा। तो दो क्वेश्चन जो है, ये चीज़ जो है, दोनों क्वेश्चन जो है जो मैंने दिया, 4 क्वेश्चन वैसे मैंने दिया है, बट 2 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को मतलब इंसिस्ट कर रहा हूँ कि उसको ज़रूर करना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।